सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का पहला प्रकरण कलपट्टू गांव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं अध्याय 8 को शुरू। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। आपको याद होगा कि हमने पहला पाठ विविधता के बारे में पढ़ा था कि हमारा देश है वो जो भारत है वो विविधताओं का देश है, और इसी विविधताओं को हमने दो अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरणों द्वारा समझा था। हमने देखा था कि समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का वो काम करते थे उन कामों में भी काफ़ी अंतर था। फिर हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधों पर कैसा फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, दूसरी चीज़ें किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको याद होगा कि अध्याय 1 में हमने एक पहाड़ी क्षेत्र लद्दाख के बारे में पढ़ा था और दूसरा समुद्र तटीय क्षेत्र केरल के बारे में पढ़ा था। तो आज इस अध्याय 8 में इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इन्हें भी इस पाठ में हम समझेंगे। तो ये देखिए कि आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में आपको कुछ जो हैं ऊपर तस्वीर में कुछ लोग हैं वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको उनके कामों का वर्णन करना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ ये व्यक्ति है, सिंचाई कर रहा है। ये हैं इधर कुछ टोकरियाँ बना रहे हैं, ठीक है। और इधर मछली पालन हो रहा है। ये ठेले पर वस्तुओं को बेच रहा है। इधर ये हैं कि फसलों में खाद डाली जा रही है, सामान ढोना है। यहाँ साइकिल की मरम्मत हो रही है ना। और इस तरह से खेतों में काम हो रहा है। यहाँ कुछ मज़दूर लग रहे हैं जो दीवार बना रहे हैं, और यहाँ पर एक ये दुकान दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जैसे ये मधुमक्खियाँ हैं, छत्ता है, इनसे शायद शहद बनाया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे काम है इस चित्र में करते हुए दिखाई दिए हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि खेती से जुड़े हुए कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनानी है। जैसे टोकरी बनाना, ठेले पर माल बेचना, मछली पकड़ना, है ना, सामान ढोना और साइकिल की मरम्मत करना। ये जो काम है ये खेती से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके बाद देखिए कि अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं और यहाँ कहानी शुरू करते हैं। कलपट्टू गांव की है कि तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। तो देखिए जैसे ये भारत है और ये दक्षिणी भारत है, और तो यहाँ पे तमिलनाडु है और ये समुद्री इलाका है। इसके पास में एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाज़ार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखाई देंगी, जैसे चाय की, सब्जी की, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की भी दिखाई देंगी। 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। और टिफ़िन में वहाँ क्या मिलता है कि जैसे टिफ़िन का मतलब होता है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे कि सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है
और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक मिलता है। तो चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है और उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार हैं, वो क्या करते हैं, कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। और कुछ लोग हैं वो पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं। गांव है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। धान मतलब चावल की खेती होती है और ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी कई फसलें होती हैं, जैसे कि आम है, नारियल के काफ़ी बाग हैं यहाँ पर, कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। तो आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो उससे पहले ये देखिए कि आपको यहाँ एक ये चित्र दिखाई दे रहा है और जिसमें कुछ मज़दूर हैं जो कि धान की जो फसल है उसकी रुपाई कर रहे हैं, यानी उस फसल को रोप रहे हैं। और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता है। ये देखिए कि घुटने घुटने तक पानी होता है और पूरा पूरा दिन इनको ऐसे झुके हुए ही इस तरह से फसलों को पानी के बीच में रोपना पड़ता है, जिससे इनके क्या है, कमर दर्द होने लगती है। तो इस धान की फसल में रुपाई का जो काम है वो बहुत ही कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है उसमें। इसके बाद देखिए, तो सबसे पहले मिलते हैं हम तुलसी से कि हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। तुलसी ने बताया कि उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। किसके पास? रामलिंगम के पास। तो वो रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। शादी से पहले मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ और रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा वो काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है और यह उन मौक़ों में से एक है। और मैं धान रोप रही हूँ, यानी जब धान रोपना होता है तब तो उन्हें जो मजदूरी है वो मिल जाती है। जब धान का फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए भी बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई और कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है तो मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोने से तकलीफ़ होती है। तो रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। तो देखो कितने कम रुपए हैं एक दिन के लिए, 40 रुपये। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा सा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांवों में सबसे मजदूर ढूंढने नहीं जाता है, क्योंकि आसपास के गांवों में क्या है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। लेकिन जो रामलिंगम है वो उसे ही बुलाता है, इसीलिए उसे ये है कि कम से कम काम की जो है आश्वस्तता है कि उसे काम मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए वो क्या है, कम मजदूरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद तुलसी क्या बताती है कि मेरा पति रमन भी एक मज़दूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है और साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है और जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है और ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम भी करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ और दूसरी औरतों के साथ जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है
जहाँ से मैं पानी लेकर आती। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो अब नीचे देखिए कि एक प्रश्न है, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? तो ऊपर जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस आधार पर देखिए कि क्या तुलसी को पूरे साल काम करने के अवसर मिलते हैं। तो अब जब आप इस चित्र को देखेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं। ये देखिए कि इसे जून में बीड़ी बनाना, जुलाई और अगस्त में रोपाई है, सितंबर अक्टूबर में निराई और नवंबर और दिसंबर में कटाई। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक लगभग 5 महीने तक उसे कोई भी कार्य नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए कि वो क्या कहती है कि हमारे 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं और दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने इसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय भी बेचनी पड़ी थी। अब देखिए नीचे एक प्रश्न है कि तुलसी के काम का विवरण दीजिए और यह रमन के काम से कैसे अलग है। तो देखिए कि तुलसी कौन कौन से काम करती है, जैसे धान की रुपाई करना, निराई करना, कटाई करना और उसके अलावा घर के सारे काम भी करती है। रोटी बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, लकड़ी इकट्ठा करना, पानी लाना। इस तरह से घर के कामों के साथ साथ वो खेत का काम भी करती है। और उसका पति जो रमन है वो एक मज़दूर है, खेतों में दवाई छिड़कता है और जब खेतों में काम नहीं मिलता तो वो नदी से बालू ढोना और खानों से पत्थर ढोना आदि काम भी करता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है और आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मज़दूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है। जैसे कि अभी देखा मैंने बताया कि जो उनके मालिक हैं वो आवश्यकता पड़ने पर अपने ही खेतों में काम करने के लिए अपने मज़दूरों को बुलाते हैं। इसीलिए इनको यह है कि काम की सुरक्षा मिलती है कि कम से कम हमें वो कम मजदूरी में ही सही पर हमें काम देंगे, इसीलिए वो कम मजदूरी को वो स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा कि गांवों में क्या है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो भूमिहीन होते हैं और बेरोज़गार होते हैं, तो फिर वो अपना घर चलाने के लिए कम मजदूरी को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और वहाँ खेतिहर मज़दूर किस तरह का काम करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ गेहूँ, जौ, चना, सरसों, कपास, बाजरा, मक्का, दालें आदि ऐसी कई फसलें उगाई जाती हैं। और जो मज़दूर हैं वो खेतों में जुताई करना, बीजों को बोना, सिंचाई करना, पानी देना, फसलों में कीड़ों पर कोई दवाई है वो छिड़कना और फसल काटना, इस तरह के कई सारे काम करते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 है कि अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते। तो अगर उसके पास ज़मीन होती तो उसके काम करने के तरीके हैं वो बिल्कुल ही अलग होते, क्योंकि वह अब फिर कम मजदूरी में लेने वाली मज़दूर ना हो करके ज़मीन की मालिक होती और अन्य मज़दूरों की कृषि की गतिविधियों का निरीक्षण करती, जैसे कि रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा करती थी। इसके बाद देखिए जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है और इसी तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में भी होता है। इसके बाद हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे शेखर की। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। शेखर ने बताया कि मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है।
हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं और मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है और इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों में उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें और मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा और इनमें से कुछ मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी है वो घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो भी आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। और इन 4 महीनों के लिए वो क्या करता है कि वो रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता है। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है और उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं और इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। अब देखिए कि कर्ज लेने पर क्या होता है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं और अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। और अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फिर फसलों को कीड़ा लग जाता है या फिर पूरी फसल है वो बर्बाद हो सकती है और बारिश पूरी नहीं हो तब भी फसल खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार भी नहीं चुका पाते हैं और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर और अधिक लेना पड़ता है और जल्दी ही इतना कर्ज बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता है और इसी स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण भी रहा है, यानी कि कर्जा है जो वो उनके मुसीबतों का मुख्य कारण भी बना है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या भी कर ली है। अब देखिए कि यहाँ पीछे वाले पेज पर कुछ प्रश्न थे कि शेखर का परिवार क्या काम करता है और आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता। तो देखो कि जो शेखर के पास थोड़ी सी भूमि है, उसका परिवार है जो सारा उस खेती के कार्यों में लगा रहता है। शेखर और उसका पूरा परिवार है वो क्या करते हैं कि खेती का जितना भी काम है वो खुद ही कर लेते हैं और इसीलिए वह दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए नहीं लगाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि शेखर शहर के बाज़ार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता। ये देखिए, तो शेखर शहर के बाज़ार में अपना धान अच्छी कीमतों पर इसलिए नहीं बेच पाता क्योंकि उसे जो व्यापारी से कर्ज लिया है उसे वो कर्ज चुकाना है और कर्ज चुकाने के लिए थोड़े कम दामों में ही अपना धान है वो व्यापारी को बेचना पड़ता है, क्योंकि जब वो कर्ज ले रहा है तब कर्ज के समय ये शर्त होती है कि वो अपनी फसल उसी को बेचेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती, तो उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी। तो ये ऐसा है कि मीना ने व्यापारी के एजेंट को कहा होगा कि वह अपना धान बाज़ार में बेचकर व्यापारी का उधार चुका देगी और हो सकता है कि व्यापारी के एजेंट ने उसे धमकाया हो कि व्यापारी उसे ज़बरदस्ती धान खरीद देगा और उसे धान उसी को ही बेचना होगा। फिर एक प्रश्न और है कि शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। तो देखिए कि जो शेखर और तुलसी हैं दोनों ने ही रामालिंगम से ऋण लिया, दोनों ही गरीब हैं और दोनों ही परिवार हैं वो खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। ये तो हुई समानताएं। अब असमानताएं क्या है कि जो तुलसी थी वो भूमिहीन थी
और शेखर के पास थोड़ी सी भूमि थी। तुलसी ने अपनी पुत्री के इलाज के लिए ऋण लिया था, जबकि शेखर ने खाद और बीज के लिए ऋण लिया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, अब रामालिंगम और करूथम्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो ज़मीन के अलावा रामालिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने अपना कुछ पैसा भी लगाया हुआ है और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज भी लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है और इससे उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब देखिए कि भारत के जो खेतीहर मजदूर और किसान हैं उनकी क्या स्थिति है। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह जितने भी खेतीहर मजदूर हैं वो शेखर की तरह या तो छोटे किसान हैं और कुछ हैं वो रामलिंगम जैसे बड़े किसान भी हैं। तो भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। 5 में से 2 परिवार हैं जो खेतीहर मजदूर हैं। इसके बाद देखो कि ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन भी हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को अगर हम देखें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों को उनकी श्रेणी में आते हैं और ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग है वो बाज़ार में बेचा जाता है और कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना इत्यादि। इसके बाद देखो कि एक प्रश्न है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान हैं वो गरीब हैं, और आपकी राय में स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भारत में अधिकतर किसान हैं वो गरीब हैं और उनकी दशा को सुधारने के लिए सरकार है वो ऋण सुविधाओं को बढ़ा सकती है। बाज़ार में जो सुविधाएं हैं उन पर जोर दिया जा सकता है ताकि किसान अपनी फसल को सीधे बाज़ार में बेच सके। इसके अलावा जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी जो मजदूरी है वो निश्चित की जानी चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी उनको इतनी मिलनी हो चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कलपट्टू गांव में होने वाली खेती के बारे में। और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा भी कई बहुत सारे काम होते हैं, जैसे जंगल की उपज है, पशुओं पर ये गांव के लोग हैं उन पर निर्भर रहते हैं। तो इसके साथ साथ क्या है कि जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो खेती नहीं करते हैं, तो उनकी आजीविका के और साधन क्या क्या हो सकते हैं, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी आजीविका के साधन क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।